आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि अगला टॉपिक हमारे सामने है ड्यूअल जीएसटी मॉडल। क्या दिया है? ड्यूअल जीएसटी मॉडल। और देखिए, अगर हम ड्यूअल जीएसटी मॉडल के बारे में बात करें तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है आपके जीएसटी के टॉपिक में। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। मतलब ड्यूअल जीएसटी मॉडल आपका ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को बराबर टैक्स लगाने का अधिकार क्या किया गया? दिया गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैक्स को लगा सकता है और कलेक्ट कर सकता है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैक्स को लगा सकता है और कलेक्शन कर सकता है। और कह रहा है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़े। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको टैक्स की इनकम के लिए, टैक्स की प्राप्ति के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेड नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए सबको क्या किया गया? अलग अलग मतलब हिस्सा दिया गया। जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने हिसाब से टैक्स को लगाएंगे और टैक्स को कलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट है तो आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप अपने हिसाब से टैक्स को लगाएंगे और टैक्स को कलेक्शन करेंगे। ये दोनों लोगों को अलग अलग अधिकार दिया गया। ये हमारा ड्यूअल जीएसटी मॉडल कहलाता है। अगला क्या दिया है? सप्लाई। क्या आता है? सप्लाई। सप्लाई संबंधित है किससे? सेल से। देखिए, इसमें लिखा भी गया है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। जीएसटी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है और सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कह रहा है कि जीएसटी में जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे, क्या करेंगे? जब हम किसी गुड्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे, तो वह हमारे लिए सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। और कह रहा है कि और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। बस दोनों में आप अंतर ये समझिए कि अगर जीएसटी के अंतर्गत अगर आप किसी गुड्स को सेल करते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर हम जीएसटी के अंतर्गत सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो हम बोल सकते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक प्रकार के हमारे सप्लाई होते हैं। और सप्लाई कह रहा है कि टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई कितने प्रकार का होता है? तो कह रहा है कि इंटर स्टेट सप्लाई, सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई, लोकल सप्लाई। कह रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती है। जैसे कि मान के चलिए हमारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन, हमारा बिजनेस है कहाँ पे? पडरौना। पडरौना में हमारा बिजनेस है, पडरौना में। और हम जो अपना गुड्स को सेल कर रहे हैं अपने मतलब जो कस्टमर को, वो कस्टमर रहने वाला है कहाँ के? गोरखपुर के। तो ये दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे ना, तो इस सेल को हम बोल सकते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई या लोकल सेल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये अपने स्टेट के अंदर हो रहा है, इसलिए इस स्टेट को हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। मतलब ऐसा सप्लाई, ऐसा सेल जो अपने स्टेट के अंदर हो, ऐसे सेल को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई, लोकल सप्लाई के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती है। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के ही भीतर किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई के अंतर्गत आता है, या लोकल ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक हमारा बिजनेस है पडरौना और हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं किसको? गोरखपुर वाले को। तो अपने ही स्टेट के अंदर हो रहा है ना ये सेल। इस सेल को हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, यानी कि जो अपने स्टेट के अंदर सप्लाई हो रहा है। और ऐसे सेल को हम लोकल ट्रांजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, अपने स्टेट के अंदर। अब चलिए अगला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, अभी तो मैंने आपको केवल इंट्रा स्टेट के बारे में बताया। अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब होता है अपने स्टेट के बाहर। जैसे एक हमारा बिजनेसमैन, मान के चलिए कि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मैंने अपने बिजनेस को किया है। और हम जो बिहार वाला जो मतलब हमारा बिजनेसमैन है, इसको हम गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हैं, इससे हम गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हैं। तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश भी एक राज्य हो गया और बिहार भी एक राज्य हो गया।
तो अगर उत्तर प्रदेश वाला बिहार राज्य में अगर हम सेल करते हैं तो ऐसे सेल और सप्लाई को हम इंटर स्टेट सप्लाई के नाम से जानते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बिहार से और अपने उत्तर प्रदेश में आप किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं, तो ऐसे सप्लाई को, ऐसे सेल को हम इंटर स्टेट सेल के नाम से जानते हैं। बस आप इतना समझिए कि इंटर स्टेट का मतलब ये होता है कि अपने स्टेट के बाहर, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अपने स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे लिखा भी है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर की सेल करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे कि बिहार हो गया, ठीक है, कह रहा है कि बिहार में गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर अपने स्टेट के अंदर होगा तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा, और अपने स्टेट के बाहर होगा तो इंटर स्टेट हो जाएगा। जैसे कि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम बिहार वाले को सेल कर रहे हैं, तो इस केस में इंटर स्टेट हम उसको बोल सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, और मान के चलिए कि महाराष्ट्र में हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम इंटर स्टेट सप्लाई के नाम से जानते हैं। इंटर और इंट्रा में कोई दिक्कत किसी को? इंट्रा का मतलब अपने स्टेट के अंदर और इंटर का मतलब अपने स्टेट के बाहर। अब चलिए, अब यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन जो दिया है वो यहाँ पे कह रहा है कि इनवार्ड सप्लाई क्या होता है। क्या दिया है? इनवार्ड सप्लाई। तो इनवार्ड सप्लाई के बारे में हम समझते हैं कि इनवार्ड सप्लाई होता क्या है। कह रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं वो हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर हमें आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होती है। करा है कि जीएसटी के अंतर्गत हम कुछ भी परचेज करते हैं, परचेज का मतलब खरीदते हैं, अगर हम परचेज करते हैं, बस आप इतना समझिए कि अगर आप जीएसटी के अंतर्गत अगर आप कुछ परचेज करेंगे तो आपको आईटीसी क्या होती है? प्राप्त होती है। और आईटीसी का पूरा नाम होता क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्या होता है आगे की क्लास में भी बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि इनवार्ड, यहाँ पे इनवार्ड सप्लाई तब प्राप्त होती है, यानी कि आईटीसी हमको तब प्राप्त होती है जब हम किसी गुड्स या सर्विस को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं तो वो हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर हमको आईटीसी प्राप्त होती है, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। और अगला जो होता है वो है आपका इनपुट, इनवार्ड के बारे में मैंने बता ही दिया। अगला जो आता है वो आपका क्या है? आउटवार्ड सप्लाई। और कह रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी सेल करते हैं, सेल करते समय आउटवार्ड सप्लाई होता है, और इनवार्ड तब होता है जब हम परचेज करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएसटी में जब हम कुछ सेल करते हैं तो वो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है, और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दोनों में अंतर आप समझिएगा। आईटीसी तब प्राप्त होगी जब हम परचेज करेंगे, और टैक्स लायबिलिटी तब बढ़ेगी जब हम सेल करेंगे। जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी चीज को सेल करते हैं, या तो हमारा गुड्स है या सर्विस है, अगर हम सेल करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। और वही जीएसटी के अंतर्गत अगर हम परचेज करते हैं तो आईटीसी हमको प्राप्त होती है। लेकिन कैसे समझेंगे कि टैक्स लायबिलिटी क्या होता है और आईटीसी क्या होता है? तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है टैक्स लायबिलिटी। क्या दिया? टैक्स लायबिलिटी। और इसमें बताया जा रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ ही साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि अमाउंट के साथ साथ हम कुछ जीएसटी का अमाउंट भी कलेक्ट करते हैं, और गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारे लिए टैक्स क्या कहलाता है? टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा बताऊं, जैसे कि मान के चलिए हम कीबोर्ड खरीद, मतलब हम कीबोर्ड को सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को। जैसे कोई कस्टमर हमारी दुकान पे आया और कहा कि भैया हमको कीबोर्ड लेना है, तो मैंने कीबोर्ड का रेट मान के चलिए कि मैंने बता दिया कि आपको कीबोर्ड मिलेगा 700 रुपए में। कितने रुपए में मिलेगा? 700 रुपए में। तो ये तो मैंने केवल कीबोर्ड का रेट मैंने बताया है ना, लेकिन अगर हम सेल करेंगे तो उस पर जीएसटी लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जैसे कि कह रहे हैं आपको कि जैसे मैंने बोला, वो कस्टमर ने पूछा कि ये कीबोर्ड का रेट क्या है, तो मैंने आपको 700 रुपये बता दिया कि 700 रुपये कीबोर्ड का रेट पड़ेगा। और प्लस इसमें ये बताया जा रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि जीएसटी कलेक्ट करे कि यहाँ पे गुड्स की कीमत के साथ ही साथ हम कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं।
अब हम इस कस्टमर से बताएंगे कि भैया आपको कीबोर्ड तो 700 रुपए में मिलेगा, लेकिन इसमें आपको अलग से 5 रुपए आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। इसमें आपको 5 रुपए अलग से जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि टोटल कस्टमर को पैसा कितना देना है? 705 रुपए आपको पैसा देना है। तो अगर हम सेल करते हैं तो ये 5 रुपया हमारे लिए क्या हो जाती है? टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? टैक्स लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि सेल करते समय हम कस्टमर से ये 5 रुपया पैसा क्या करते हैं? पाते हैं, अपना जमा करवाते हैं। तो वही बातें इसमें कहा जा रहा है। कह रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ ही साथ उसमें कुछ टैक्स अमाउंट भी कलेक्ट करते हैं, और गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। तो 705 में से अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें आपका टैक्स लायबिलिटी क्या है, तो क्या बताएंगे? 5 रुपए आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि गुड्स का कीमत आपने कस्टमर से क्या रुपया बताया? 700। तो जो जीएसटी आप कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं मात्र 5 ही रुपया ले रहे हैं ना, यही 5 रुपया जो आप सेल कर रहे हैं आपके लिए ये टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। कोई दिक्कत किसी को? और फिर यहाँ पे बता रहा है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत मात्र 100 रुपया है। कोई कस्टमर हमारे पास आया, कोई गुड्स मैंने सेल किया जिसकी कीमत मात्र 100 रुपया है, और कह रहा है कि इस गुड्स पर 5% जीएसटी भी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट हमको 5 रुपया देना होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि भैया ये गुड्स आपको 100 रुपए का मिलेगा, लेकिन इसमें आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। तो पूछेगा ना कि क्या % जीएसटी लगेगा, तो ये दुकानदार ने बताया कि इसमें 5% आपको जीएसटी भी देना होगा, यानी कि 5% का मतलब 5 रुपए आपको अलग से भी देना होगा जीएसटी के तौर पे। तो कह रहा है कि अतः टैक्स अमाउंट 5 होगा, और इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल पैसा 105 रुपया कलेक्ट करते हैं। तो टोटल यानी कि 100 रुपया तुम्हारे प्रोडक्ट का मूल्य हो गया और 5 रुपया हमारा जीएसटी हो गया, इसलिए टोटल मूल्य मैंने कस्टमर से कितना लिया? 105 रुपया मैंने कलेक्शन किया। और कह रहा है कि जीएसटी 5% लागू है, अतः टैक्स अमाउंट 5 होगा। इस प्रकार कस्टमर से हमको टोटल 105 रुपया कलेक्ट करने हैं, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी 5 रुपए की होगी। यानी कि ये तो आपका प्रोडक्ट का मूल्य हो गया, और ये 5 रुपया जो सेल कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा? टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। यही 100 रुपया दाम है उसका मूल्य का, और प्लस 5 रुपया क्या है? जीएसटी है। ये दोनों मिलाकर के यानी कि 105 रुपया कलेक्शन करने का काम करेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये जो बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन के लिए यानी कि जो सेल्स कर रहा होगा उसके लिए 5 रुपया टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। अब चलिए आईटीसी क्या होती है? तो कह रहा है कि आईटीसी का मतलब लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कह रहा है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। जैसे 100 रुपए का मैंने सामान खरीदा और 5 रुपए का 5 रुपए और मैंने ज्यादा मात्रा में दिया, तो अगर हम परचेज करेंगे तो 5 रुपया ज्यादा दे रहे हैं ना, तो परचेज करते समय वो 5 रुपया जो होता है वो हमारे लिए आईटीसी होता है, और बिजनेसमैन के लिए टैक्स लायबिलिटी होता है। वही बात इसमें बता रहा है। कह रहा है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं, और यही टैक्स अमाउंट हमारी आईटीसी कहलाती है। सपोज यदि हमने एक गुड्स अपनी सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है, और इस गुड्स पर 5% जीएसटी भी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट हमको 5 रुपया देना होगा। इस प्रकार हमने अपने सप्लायर को टोटल 105 पेमेंट किया। कितना रुपया पेमेंट किया है? 105 रुपया पेमेंट किया है, और कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारी आईटीसी 5 रुपये ही होगी। मतलब ये परचेज करते समय 5 रुपया हमारे लिए आईटीसी हो जाएगा, और सेल करते समय दुकानदार के लिए 5 रुपया हमारा टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब अगला जो दिया है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है प्रत्येक गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए निम्नलिखित टैक्स कंपोनेंट प्रभावित होते हैं। जैसे हम कैसे इस जीएसटी के बारे में समझेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को हमको कैसे समझना होगा। एक मैंने एमएस पावर पॉइंट पे एक मैंने चार्ट बनाया है, देखिए देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर जीएसटी के अंतर्गत अगर किसी गुड्स या सर्विस को हम सेल करते हैं, तो देखिए अगर अपने स्टेट के अंदर अगर हम सेल करेंगे, अगर अपने स्टेट के अंदर हम सेल करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट बोलते हैं ना। तो इसमें लोकल जीएसटी चार्ज होता है, और इसमें 2 प्रकार की जीएसटी लगाया जाता है, एक आपका सी जीएसटी और दूसरा आपका यस जीएसटी। अगर अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल करते हैं तो इसके लिए
हमको इंट्रा स्टेट बोला जाता है। और इंट्रा स्टेट मतलब ये होता है कि आपका CGST और SGST होता है। मतलब अगर 18% GST लग रहा है तो 18% GST में 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमारे लिए होता है क्या, इंट्रा स्टेट, मतलब अपनी स्टेट के अंदर। वही अगर हम अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में अगर हम गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उस केस में IGST लगता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया है कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारा बिजनेस है किसमें, यूपी में, और हम ये बिजनेस के माध्यम से और बिहार राज्य में हम अपनी किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं, तो इस केस में कौन सा GST चार्जेबल होता है, इंटर स्टेट GST चार्जेबल होता है, जिसमें IGST लगता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं, और जब अपने स्टेट के अंदर होता है तो उसको हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। इसमें 18% में ये लोग बांट लेते हैं। हाँ, सेंट्रल को नहीं जाए नहीं। तो देखिए जैसे कि इंट्रा स्टेट में दो कैटेगरी बढ़ जाती है, एक आपका CGST हो जाता है और एक आपका SGST हो जाता है, लेकिन वही इंटर स्टेट में केवल IGST का प्रयोग होता है, जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे देखिए एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि टाइप्स ऑफ GST अगर हम बात करें तो मुख्यतः GST आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के GST आपके होते हैं। देखिए अगर हम CGST के बारे में बात करें तो CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST। तो इसमें ये दोनों आपका आ जाएगा किसके अंतर्गत, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? इंट्रा स्टेट के अंतर्गत आएगा। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि ये ऐसा GST है जिसको अपने स्टेट के अंदर लागू किया जाता है। क्लियर हुआ? ये ऐसा GST है जिसको अपने स्टेट के अंदर लागू किया जाता है। जैसे टाइप्स ऑफ GST में पहला आपका GST आता है CGST, और CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST, और यस का मतलब होता है स्टेट GST। और ऐसे ही एक और GST आता है जिसको हम IGST के नाम से जानते हैं, और इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड GST। और एक और आता है UTGST, और UTGST को बोला जाता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे ये केंद्र शासित प्रदेशों में लगाए जाते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना उसमें UTGST चार्जेबल होता है। समझ में आ रहा है ना? उसी को हम यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। लेकिन इस GST का बहुत कम ही जिक्र होता है, सबसे ज्यादा इन्हीं दो GST का ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर अपने स्टेट के अंदर होगा तो CGST और SGST, अगर अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में अगर हम गुड सर्विस सेल करेंगे तो IGST। बस आपको यही समझना होता है। अब चलिए यही स्ट्रक्चर आपका इसमें दिया भी है, अगर हम इसके बारे में बात करें, देखिए यही ऑप्शन इसमें दिया भी है। देखिए कह रहा है कि टैक्स कंपोनेंट दिया है और टैक्स अवेलेबिलिटी दिया है। जैसे सेंट्रल टैक्स आर सेंट्रल टैक्स दिया है, सेंट्रल GST CGST आर सेंट्रल टैक्स। कह रहा है कि ऑन इंट्रा स्टेट मतलब अपने स्टेट के अंदर लगाया जाता है, और गुड्स आर सर्विस दोनों पे लगाया जाता है। यानी कि गुड्स अगर सेल करते हो तो भी अपने स्टेट के अंदर CGST चार्ज होगा, या सर्विस सेल करेंगे तो भी अपने GST मतलब अपने स्टेट के अंदर तो भी जो है आपका CGST चार्जेबल होता है। और यस GST भी बिल्कुल इसी के जैसा है। देखिए ऑन इंट्रा का मतलब अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करें या सेल करें तो। इसके बाद से आता है IGST आर इंटीग्रेटेड टैक्स। कह रहा है कि ऑन इंटर स्टेट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, मतलब अपने स्टेट के बाहर अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम IGST के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन और कह रहा है कि ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विस आर बोथ, मतलब जो हमारा यूनियन टेरिटरी होता है यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेशों में हम गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं, उसमें भी ऑन इंट्रा की बात कहा जा रहा है, मतलब उसमें भी लोकल GST लगता है या सेंट्रल GST भी इसमें लग सकता है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है ना? अब चलिए अब इसके बाद से हम बात करें तो अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि GST में जैसे कितने प्रकार के टैक्स आते हैं। जैसे सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत कौन कौन सा टैक्स आता है, स्टेट टैक्स के अंतर्गत कौन कौन सा टैक्स आता है, इंटीग्रेटेड टैक्स के अंतर्गत कौन कौन सा टैक्स आता है, ये सबका यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके दिया हुआ है। जैसे सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, ये सब एक प्रकार के टैक्स हैं। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आता है, सर्विस टैक्स आता है, सरचार्ज एंड चेस आता है, ये सब हमारे आते हैं किसके अंतर्गत, सेंट्रल के अंतर्गत आते हैं। ये सब एक प्रकार के टैक्स हैं। और स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जैसे बैट भी आता है, बैट का पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स होता है, इसके अंदर परचेज टैक्स भी आता है,
एंट्री टैक्स होता है। एंट्री टैक्स का मतलब जैसे कि मान के चले कि आप अपने राज्य से और किसी दूसरे राज्य में किसी गुड्स या सर्विस को अगर आप सेल करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो जैसे ही दूसरे राज्य में आप एंट्री करते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स देना होता है। और लिखा हुआ है लग्जरी टैक्स, कुछ आप ऐसे लग्जरी सामान लेके जा रहे हैं उसमें भी आपको टैक्स लगता है। फिर सरचार्ज है, ये सब एक प्रकार के होते हैं। इंटीग्रेटेड में क्या आता है, काउंटर वैली है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है, सेंट्रल सेल टैक्स है। ये सब टैक्स के प्रकार हैं, जो कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, किसको किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल से रजिस्ट्रेशन से पढ़ा जाए, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? सबसे पहले जीएसटी